हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 10th टर्म 1 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाला ये पेपर है। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए और बेसिक वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इजी हैं, जो बेसिक वाले बच्चों के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको हिंदी मीडियम में करवाऊँगी। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ, पहले सेम पैटर्न है। ABC पार्ट होगा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, सब 1 मार्क्स के होंगे और आपको उसमें से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेम सेक्शन बी होगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, सभी 1 मार्क के होंगे और उसमें से भी आपको 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन सी होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 2 केस स्टडीज़ क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे दोनों केस स्टडीज़ में, और उसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं टोटल 10 में से। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आप उनमें से कोई भी जो भी आंसर होगा उसको एक को टिक लगाना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है, तो यू हैव टू टिक बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीडियम में करवाऊंगी, तो हिंदी के क्वेश्चन हैं ये। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। दोनों का अगर आप एलसीएम ले 4 एंड 2 का, तो 4 एंड 2 का एलसीएम इज 4 एंड 4 एंड 2 का एचसीएफ इज 2। तो दोनों का अगर आप एचसीएफ लोगे, एलसीएम और एचसीएफ का, तो एलसीएम इज 4 एंड एचसीएफ इज 2। तो आपको काटने पाएगा 2:1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, वो आपका ऑप्शन है बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं, दो रेखाएं आपको दी हैं और दोनों संपाती हो। संपाती मतलब कोइंसाइड हो, ठीक है। तो कोइंसाइड के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, दैट A1 इज इक्वल A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो आप पहले दोनों इक्वेशंस में से, जो ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, दोनों में से A1 B1 C1 और सेम सेकेंड इक्वेशन में से A2 B2 C2 निकालोगे, तो आप दोनों में जो वैल्यूज पुट करेंगे, तो आप देखोगे के की जो वैल्यू है, यहाँ पर जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, ये भी 1/3 आ रहा होगा, इसको भी कैंसिल आउट करोगे, ये भी 1/3 आ रहा होगा। तो माइनस ये जो 3/k है इज इक्वल टू 1/3। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ k, दैट इज k इक्वल टू 9। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है, एक लड़की पूर्व की ओर 200 मीटर और फिर उत्तर की ओर 150 मीटर चलती है। प्रारंभिक बिंदु से लड़की की दूरी। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट जब वो स्टार्ट हुई थी, वहाँ से वो कितना आगे, लास्ट पॉइंट जो है वो आपको बताना है। इसको करने के लिए आपको पहले एक छोटी सी फिगर बनाओगे, जिसमें नॉर्थ साउथ, इसमें आपको शो करना पड़ेगा दैट ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ से आपको पता है, ये जो लड़की है, ये पहले यहाँ से साउथ, ये चलिए पूर्व की ओर, तो हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, ठीक है। यहाँ से इसे स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए चलेंगे। तो यहाँ से ये यहाँ गई 100 मीटर, नहीं 200 मीटर, और फिर उसके बाद वो इस पॉइंट से 200 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर गई है 150 मीटर। अब जब दोनों को आप देख रहे हो, ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये एक तरीके से कर्ण हो गया, जो आपको निकालना है ये चीज़, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये दूरी निकल जाएगी। जो दूरी आ रही है वो आ रही है 250 मीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, उसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है, ठीक है। समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो आप कैसे करोगे? देखो, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो चारों भुजा, और जो समचतुर्भुज होता है, उसके जो ये विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल बराबर काटते हैं, ठीक है। और लंब एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब सम समलंब द्विभाजक होते हैं वो एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे काटते हैं, एकदम 90 डिग्री पर, ठीक है, और बिल्कुल बराबर भाग में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब ये वाला क्वेश्चन करोगे, तो इसमें
ये क्योंकि ये हो गए विकर्ण जो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक बराबर भागों में काट रहे हैं, तो ये पूरा 32 दिया था आपको, तो ये 16-16 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये आपको 24 दिया था, जो कि ये दोनों बराबर होकर 12-12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप, अब क्योंकि मैंने बताया ये लमसम द्विभाजक होते हैं, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। अगर आप कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो इन चारों में, तो आप देखोगे ये वाला इस तरीके का एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें 90 है, एक 16 है यहाँ पर और एक 12। तो आपको एक तरीके से ये कर्ण निकालना है जो कि ये वाली भुजा होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे जो भुजा निकल जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सम चतुर्भुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 20 मीटर। अब यहाँ से आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो हम निकालते हैं हाफ विकर्ण एक और विकर्ण दो। तो विकर्ण एक की लंबाई थी 24, विकर्ण दो की थी 32। ठीक है, यहाँ से देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, जिसमें जो कि इसकी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसकी ये। ठीक है, और ये हो जाएगी ऊंचाई इस तरीके से। तो लंबाई हमारी 20 होगी, ठीक है, और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो इस तरीके से हम दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्षेत्रफल जिसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, लंबाई हमें पता है, ऊंचाई हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 90.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो सिक्कों को उछाला जाता है अधिक से अधिक शीर्ष प्राप्त करने के, शीर्ष मतलब यहाँ पर है हेड, हेड प्राप्त करने की पारीखता निकालनी है। तो देखो कुल परिणाम क्या क्या होते हैं, एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, ये टी टी है, तो कुल परिणाम होते हैं 4। और क्योंकि अधिक से अधिक एक शीर्ष पूछा है, एक हेड पूछा है, तो या तो एक हेड हो या हो ही ना। ठीक है, तो एच टी टी एच टी टी, दो हेड नहीं होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बटे में संभावित परिणाम, तो ये हो जाएगा 3/4 पारीखता। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज दिया है दो, दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, ए एम और पी एन जो है वो उनके शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष लंब है, ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है, ए एम और पी एन पूछा है, मतलब शीर्ष लंब का आपको बताना है कि शीर्ष लंब जो है वो उनके अनुपात बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको एक प्रमेय पता होनी चाहिए कि जो समरूप त्रिभुज होता है उसके शीर्ष लंब और भुजाओं का अनुपात एक ही होता है। आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, अगर आप इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का जो अंडर रूट है वर्गमूल। ठीक है, ऐसे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब अगर दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, तो उसमें ए बी ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ कितना आ रहा है, 2.223। ठीक है, ऐसी ए एम और पी एम, मतलब ए एम ये और ए पी एन ये शीर्षलम जो है उनका अनुपात भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रमेय होती है कि समरूप त्रिभुज के शीर्षलम और भुजाओं का वो समानुपात में होती है, तो इसलिए ए एम अपॉन पी एम भी जो हो जाएगा वो भी 2/3 ही हो जाएगा, क्योंकि वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर बीटा को एज इट इज इधर रहने देना, और ये जो 2 साइन स्क्वायर बीटा है इसको 2 के साथ यहाँ माइनस करने ले जाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल हो जाएगा। ये भी माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इधर ले आएंगे 2 कॉस स्क्वायर बीटा के साथ, इसके साथ यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर बीटा। आप देखोगे 3 को अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने लग जाएंगे यहाँ, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। और कॉस कब 0 होता है 90 पर, तो कॉस 90 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको दशमलव प्रसार बताना है कि कितने हर में, हर के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको दशमलव प्रसार दिया था, इसको अगर आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आएगा। 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हैं, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5। सो 2 और 5 जो है वो ऐसे अभाज्य गुणनखंड है जो इसमें आएंगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि रेखा x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी है, तो कैसी रेखाएं होंगी। यहाँ ऑप्शन दिए हुए थे आपको, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी,
वो समांतर रेखाएं होंगी, वो संपाती रेखाएं होंगी, या इनमें से कोई भी नहीं होंगी। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखो अगर ये 2 रेखाएं हैं और आप x इक्वल टू ए बनाना चाहते हैं, सपोज करो ये ए एक्स पर, तो ये हो जाएगी ये वाली रेखा। ऐसी y पर ये अगर b है तो y इक्वल टू बी हो जाएंगी। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसलिए ये वाली रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको बिंदु ए का मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता होने चाहिए, 0 0 होते हैं। बस दूरी का सूत्र लगाकर आपको इसका वैल्यू निकालनी है। तो दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, ऐसे y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे दूरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 दिया हुआ था, ए पूछा हुआ था। ए आपको पूछा हुआ था कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर जब आप ए स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये है, और ए की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में चले जाएगी। जब अंडर रूट में निकालोगे तो 25 का अंडर रूट होता है 5, पर अंडर रूट 23 का कुछ नहीं होता। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका बी ऑप्शन में दिया हुआ था कि ये अपरिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको एलसीएम दिया हुआ है दो संख्याओं का, x और 18 का 36। एचसीएफ दिया हुआ है 2। तो देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है, 36, और ये है एचसीएफ 2। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और ये x गुणा में 18, जब x की वैल्यू निकालोगे तो 36 और 2 से 18 को भाग करोगे तो इन दोनों को काटने पर आएगा आपका 2। तो 2 गुणा 2 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। वो है ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण बी जो है वो 90 है, 10 ए अंडर रूट 3 है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपका एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 10 थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 10 ए की, तो अंडर रूट 3/1 है। और हमें पता है जो 10 ए होता है वो क्या होता है, 10 थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब जो है वो अंडर रूट 3 हो जाएगा ये चीज़, और आधार जो है वो 1 हो जाएगा जब हमारा थीटा कहाँ पर है, ए पर। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस से निकाल सकते हैं, वो होता है आधार बटे कर्ण। तो बी ए जो होगा वो आधार होगा इस टाइम पे, और कर्ण जो होगा वो ए सी होगा। तो 1/2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप आगे सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू कॉस सी, तो इसका मतलब थीटा जो है वो यहाँ आ जाएगा। थीटा जब यहाँ आ जाएगा तो ये लंब हो जाएगा 1, और जो ये है ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण होगा, तो ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। ऐसे जब साइन ए निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। साइन सी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब आप सारी वैल्यूज़ को, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था ये पूछा हुआ है, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखोगे ये सेम वैल्यू आ रही है। 1/2 इंटू में अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू में 1। इनको सॉल्व करेंगे सेम है, तो ये 0 आ जाएगा माइनस करने पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके 3 कोण दिए हुए हैं। ठीक है, और उनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, तीनों कोणों का अनुपात क्या है, 1:1:2। क्योंकि हमें बताया हुआ है जो सबसे बड़ा अनुपात है, जो सबसे बड़ा कोण है वो है सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है उसका अनुपात 2 होगा। तो तीनों कोणों का अगर हम अनुपात में एक्स के साथ गुणा करके ले लें तो उनका योग कितना होगा, 180। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 45। तो कोण ए कितना हो जाएगा, 1x, कोण बी 1x, कोण सी 2x। जब इनकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 45 है, ये तो 45 45, और जो सी है वो हो जाएगा 90। अब आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपको ये दिया हुआ था, ए और बी, सेक ए बी, सेक ए कॉसेक बी, टेन ए टेन कॉट बी। तो इनकी वैल्यू हमें पता चल गई है 45 है ए और बी की। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सेक ए की वैल्यू कितनी, सेक 45 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, कॉसेक 45 की भी अंडर रूट 3 होती है, अंडर रूट 2 होती है, टेन 45 की 1 होती है, कॉट 45 की भी 1 होती है। तो 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ये वाला 1, 1 और 1 भी हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 176 मीटर की दूरी को घुमाने में
0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए गोलाकार पहिए द्वारा किए गए चक्रों की संख्या। देखो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन है कि इस तरीके से अगर पहिया घूम रहा है तो कितने चक्कर लगाएगा। अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये 176 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये कितने चक्कर लगाएगा पहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई पहिया चक्कर लगा रहा है तो वो कोई डिस्टेंस कवर करता है। सपोज करो इसने 3 चक्कर लगाए तो उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने पे पहिया कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सबसे पहले हमें वो निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक चक्कर लगाने पर। उसके लिए हमें क्या निकालनी होती है, परिधि, ठीक है। एक चक्कर लगाने पे कितना उसने दूरी तय की है उसके लिए हमें क्या निकालते हैं, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो 2π की वैल्यू और r की वैल्यू हमें दी हुई है त्रिज्या, ये हो जाएगी 4.4। मतलब एक जब पहिया चक्कर लगाता है तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 4.4 मीटर। और आपको निकालना था उसने इतनी मीटर की दूरी के लिए कितने चक्कर लगाए होंगे। तो आप क्या करोगे, चक्रों की संख्या के लिए क्या करते हैं, दूरी जो होगी 176 उसको परिधि जो एक चक्कर की दूरी है, एक पहिए पहिए से एक पहिया पूरा चक्कर लगाने पे कितनी दूरी तय करता है वही परिधि है। तो उसको जब हम भाग करेंगे तो वो आ जाएगा 40। तो 40 जो है उसने चक्कर लगाए हैं। उसके बाद है 16 क्वेश्चन। 16 है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी ए दे रखा है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ई एफ आपको दिया हुआ है, डी ई एफ का परिमाप निकालना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक और परिमेय होती है कि ए बी सी जो त्रिभुज ए बी सी जो दो त्रिभुज होते हैं अगर दोनों समरूप होते हैं तो उनके जो परिमाप का जो अनुपात होता है वही उनके भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 7.5, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि ए बी सी की सारी भुजाएं दी हुई हैं तो यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। ए बी कितना है 3, बी सी 2 और सी ए 2.5। जब आप तीनों को निकालेंगे तो 5 6 7, तो 7.5 जो है वो ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा। और डी ई एफ का अनुपात निकालने के लिए बी सी कितना दिया हुआ है आपको 2, ठीक है, और ई एफ आपको दिया हुआ है 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप निकल जाएगा, वो हो जाएगा 15, ठीक है। अब है आकृति में दी गई, देखो यहाँ पर आकृति बनाई नहीं है मैंने, मैं बता देती हूँ आकृति क्या है। इस तरीके की एक आकृति दी हुई थी ए बी सी और उसमें डी ई, ये दो, ये वाली जो रेखा थी वो डी ई जो रेखा थी वो बी सी के समांतर है, ठीक है। जब दोनों समांतर होंगी तो इनके भुजाएं जो है, देखो ये जो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज और जो ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। क्यों है समांतर, क्योंकि दोनों ये वाली जो कोण है ये दोनों में कॉमन है और ये वाली जो कोण है ये दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपको समांतर दे रखे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं जो होंगी वो अनुपात में होंगे। यहाँ से आपको ये भुजाएं दी हुई हैं, ए डी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो आप डी निकाल लोगे, ठीक है, जो कि आ रहा है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ये है 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3। तो 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा, इस तरीके से आपको निकालना है। तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से आप कॉमन ले लो। कॉमन आप क्या लोगे, आपको 4 tan बीटा दिया हुआ है 3, तो आप क्या करो, आप कॉस कॉमन ले लो, कॉस बीटा। कॉस बीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पर ये आपका अगर कॉस बीटा कॉमन लेते हो तो कॉस कॉस से डिवाइड करोगे सारी जगह, ठीक है। तो ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10 और कॉस अपॉन कॉस बन जाएगा 1। तो यहाँ पर सिर्फ 3 रह जाएगा, ये वाला 3। इसी तरीके से यहाँ नीचे वाले में भी ये 3 रह जाएगा हर में, और ये बन जाएगा 4 tan बीटा, ठीक है। अब आपको क्योंकि 4 tan बीटा की वैल्यू पता है 3 है, तो ये कॉस बीटा कैंसिल, 4 tan बीटा इसकी वैल्यू डाल देंगे 3, यहाँ पर भी 3, माइनस का 3 प्लस का 3। तो आप देखो 3 माइनस 3 इज़ 0, ठीक है, 3 माइनस 3 इज़ 0। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। अब है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको दिया हुआ था कि आश्रित रेखिक समीकरण, आश्रित रेखिक समीकरण मतलब जो रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब समपाती हैं, ठीक है। तो दोनों का समीकरण क्या हो सकता है, देखो एक समीकरण आपको ये दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ था, ए बी सी डी ऑप्शन थे उसमें दिया हुआ है। तो
जो ऑप्शन थे, क्योंकि हमारा जो संपाती रेखाएं होती हैं वो इस उनकी कंडीशन ये होती है, उनके जो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। तो हमारा यहाँ से A1 ये हो जाएगा -5, B1 7 और C1 हो जाएगा -2। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस में लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए -2। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर ये 10 आ रहा था, यहाँ पर -14 और यहाँ पर +14। ठीक है, ये +4 होगा, सॉरी, क्योंकि जब आप इसको इधर लाएंगे तो +4। जब आप इन्हें काटेंगे ये भी -1/2 आ रहा है, इन दोनों को काटोगे तो ये भी -1/2 आएगा, और इन दोनों को काटेंगे तो ये भी -1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये डी ऑप्शन था यही इसमें करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए गए थे, उनकी पारीखता आपको बतानी थी कि मैथमेटिक्स के शब्द में एक अक्षर लाने की पारीखता। तो आप देखो, मैथमेटिक्स में अगर आप टोटल अक्षर गिनेंगे तो वो 13 हैं, पर हमें 13 नहीं लेने, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर MM 2 बार है, AA 2 बार है, ठीक है, T 2 बार है, तो हमें सिर्फ एक बार लेना है। तो उसके लिए एक बार के लिए M लिया एक बार, ठीक है, तो ये MM हट गए। फिर A लिया तो A हट गया, T लिया तो T ये एक बार ले लिया, H एक ही बार है, ठीक है, E भी एक बार है, I भी एक बार है, C भी एक बार है, S भी एक बार है, ठीक है, ये सारे एक एक बार से। तो टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बटे, और टोटल वर्णमाला कितनी होती है, अक्षर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 26। तो 8/26, जिसको काटोगे 4/13 आ जाएगा। यहाँ तक आपका सेक्शन ए था, जिसमें से आपको 20 में से 16 क्वेश्चन करने थे। अब जो मैं करवा रही हूँ ये सेक्शन बी है, यहाँ 21 से 40 तक के क्वेश्चन है ये। यदि दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 1215, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, तो ऐसी दो संख्याओं की संभावित संख्याएं बतानी है आपके। ठीक है, संख्याओं के जोड़े कितने हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्योंकि एचसीएफ 81 है, तो पहली संख्या को हमें 81x और दूसरी को 81y लेंगे। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, ये हमें कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 1215 आ रहा है, तो x प्लस वाई अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, x प्लस वाई आ जाएगा 15। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर x 1 होगा तो ये 14 होगा, x अगर 2 होगा तो ये 13 होगा। तो इस तरीके से आपके पास 4 पेयर आएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या, 4 जो है वो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा 4। ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ आपको एक ग्राफ दिया हुआ था। जो ग्राफ है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये आपको ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको इस ग्राफ में क्या करना है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बराबर में 0, AB और CD रेखा, इन तीनों से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 वाली इक्वेशन कौन सी होती है, ये y एक्सिस वाली। ठीक है, ये कौन सी वाली इक्वेशन होती है, x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे सारे x क्या होंगे, 0। ठीक है, और AB रेखा ये है और CD रेखा ये है, तो इन तीनों से मिलकर ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इन तीनों से मिलकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। अब जब अगर आप ये वाला त्रिभुज निकालते हैं तो इसका आधार, आधार कितना हो गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर आप आधार लेने लगे तो आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई क्या हो गई, आधार। और अगर आप इसकी ऊंचाई लेने लगे लंब, तो वो 1 2, तो 2 क्या हो गया इसकी ऊंचाई। तो हाफ आधार, आधार कितना है 6, और ऊंचाई कितनी हो गई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होके 6 इकाई जो होगा, 6 इकाई वर्ग जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 6 इकाई वर्ग, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखो, ये दिया हुआ है आपको tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2। तो देखो ये दोनों 2 कब हो सकते हैं, व्हेन दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही होती है इनकी। ठीक है, तो अगर ये दोनों 1 1 कब हो सकता है, जब दोनों का ही अल्फा कितना होगा, 45। ठीक है, दोनों का जो थीटा होगा दैट इज इक्वल टू 45।
तो इसका मतलब अगर हमें टेन अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा रेज टू पावर 20 निकालना हो, इसका मतलब क्या है कि टेन अल्फ़ा रेज टू पावर 20, ठीक है, और इसका मतलब है कॉट अल्फ़ा रेज टू पावर 20। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता चल गई, वो हो गया 1045, और 1045 कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 20, और ये भी क्या हो जाएगा 1 की पावर 20। तो 1 की पावर कितनी भी होगी 1 ही होगी, यहाँ पर 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पर इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, फिर है 24 क्वेश्चन। 24 वाला क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दिए हैं और x + y निकालना है। तो आप देखोगे अगर इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लोगे तो 348, जब डिवाइड करोगे 1740 से इन दोनों को ऐड करने पर तो ये आ जाएगा 5। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दो अभाज्य संख्या p और q दी हुई है, एलसीएम दिया हुआ है दोनों का 221, 3p - q का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोनों अभाज्य संख्या, अगर तो आप 221 का एलसीएम लेना चाहें, अभाज्य गुणनखंड करना चाहें, तो आप देखोगे वो सीधा 13 से ही जाएगा, ठीक है, 13 7 का। तो 13 7 का इसमें से आपको बताया हुआ है p इज़ ग्रेटर देन q, सो दैट मीन्स p ये हो जाएगा और q ये हो जाएगा, है ना 13, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है p जो है वो बड़ा है q से। तो यहाँ पर आपको 3p - q निकालना था, 3p, p 17 है तो ये आ जाएगा 51, और ये हो जाएगा 13, ठीक है, q दोनों को जब घटा करोगे तो ये आ जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 26। देखो एक ताश की अच्छी तरह फेंटा गया, उसमें से पारकता निकालनी है, ना कि वो पत्ता राजा हो और ना ही रानी हो, मतलब ना ही बेगम हो और ना ही बादशाह हो, ना बेगम होना चाहिए और ना ही बादशाह होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे टोटल पत्तों में बेगम और बादशाह होते कितने कितने हैं, 4 4 होते हैं, तो टोटल हो गए 8। तो इसका मतलब जो पारकता निकालनी हमें ना की निकालनी थी कि ना हो, तो 52 में से अगर हम 8 निकाल देंगे तो 44 पत्ते ऐसे होंगे जो ना कि बेगम होंगे ना ही बादशाह होंगे। तो और बटे में कितने पत्ते होते हैं टोटल 52, ठीक है। तो 44/52 को जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा 11/13। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। देखो उसमें क्या है, दो निष्पक्ष पासों को लुढ़काया जाता है, कम से कम 5 आने की पारकता। तो देखो अगर आप देखोगे जब आप दो पासों को लुढ़काते हो तो आप 1 1 1 2 करते करते ऐसे ही कितने बना देते हो, 6 6 तक, टोटल 36 पत्ते, 36 ऐसे परिणाम आते हैं, ठीक है, दो पासों को लुढ़काने पर। अब आपको उसमें देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखो 5 एक वाली लाइन में भी आएगा ऐसे करके, ऐसी 2 वाली लाइन में भी आएगा, 3 वाली में भी आएगा, 3 5, ठीक है, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। फिर उसके बाद जो एक 5 वाली लाइन होगी जिसमें 5 1 5 2 5 3 ऐसे करते हुए आ रहे होंगे, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लेंगे, और 5 6, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 11। आप इसे काउंट करोगे तो ये हो जाएंगे 11। तो 11/36 इज द आंसर। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन, 1 + sin² अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 cos sin अल्फ़ा, 3 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप पहले इस 1 की जगह पर हम फॉर्मूला रख देंगे, cos² अल्फ़ा + sin² अल्फ़ा, ये sin अल्फ़ा और ये जो 3 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यहाँ -3 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू, और यहाँ पर रह जाएगा कुछ भी नहीं, दैट इज़ 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जो 3 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और ये जो दोनों मिलकर 2 sin अल्फ़ा बना देंगे और ये चीज़ cos अल्फ़ा, ओके। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों में से 2 sin अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा sin अल्फ़ा और इधर बचेगा आपका माइनस का cos अल्फ़ा। ऐसी सेम चीज़ हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दैट इज़ cos अल्फ़ा, तो ये बचेगा sin अल्फ़ा और ये cos अल्फ़ा, ठीक है। फिर आप दोनों देखोगे तो sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, ये कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा 2 sin अल्फ़ा ये वाला, ठीक है, माइनस का cos अल्फ़ा ये वाला, ठीक है। अब आप देखो आपको निकालना था यहाँ पर कॉट अल्फ़ा की वैल्यू। देखो ये इक्वल टू 0 है, दिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स या तो एक बार ये 0 होगा, ठीक है, और एक बार ये 0 होगा। तो एक बार मैंने ये 0 लिया है, ठीक है, एक बार मैंने ये चीज़ 0 लिया है तो इसको 0 लेंगे, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आ जाएगा,
और अगर साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, इस साइन को यहाँ डिवाइड करने ले जा सकते हो। तो कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1। सेम वे आप एक बार इसको ज़ीरो रखेंगे, दूसरे वाले को, इसको जब इसको ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा इधर चला जाएगा। यहाँ से फिर आप साइन अल्फ़ा को भी इधर ले जाएंगे कॉस अल्फ़ा के पास, ठीक है, डिवाइड करने, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा। तो एक बार कॉट अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हर एक ऑप्शन में दो दो वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है। तो एक ऑप्शन था सी जिसमें 2 और 1 इज़ द आंसर, कि 2 और 1 जो है वो इसके सॉल्यूशन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो, अगर समांतर चतुर्भुज है तो उनकी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर काटते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये वाला बिंदु होगा, जो इसमें ये वाला बिंदु होगा वो कैसा होगा, वो कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। मतलब दोनों विकर्ण का ये वाला बिंदु जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु कॉमन है। यहाँ से हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, A1 x1 x2 बटे में 2। तो इन दोनों का प्लस बटे में 2। ऐसे ही y1 ये हो जाएगा 2, y2 बटे में 2। तो ये हो जाएगा y वाला निर्देशांक। इसी तरीके से जब हम दूसरी वाली लाइन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 बटे में 2, ये x वाला निर्देशांक, फिर y1 y2 प्लस y2 बटे में 2, तो ये y वाला निर्देशांक। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये चीज़ ये इसके बराबर होगा, ठीक है, 7/2। और जो ये वाली चीज़ है 8/2, ये 8/2 हो जाएगा, ये y+5/2 इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पर आपको ये फिगर दी हुई थी, इसमें आपको ACB और CDA दो कोण बराबर दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ से आपको AC की वैल्यू AC की वैल्यू दी थी, BD की दी हुई थी और आपको AD की दी हुई थी और आपको BD की निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो पहले ये दो त्रिभुज जो है ACD ये वाला और ABC ये पूरा, इन दोनों को समरूप कर दोगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर और कोण A जो है वो दोनों में कॉमन है, तो A समरूपता से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो आप लिखोगे AC अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AC, क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो, ठीक है। यहाँ से आपके पास AB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, AB की वैल्यू ये। अब आपको निकालनी है BD की वैल्यू इसकी। तो आप क्या करोगे, ए बी में से ए डी की वैल्यू को माइनस कर दोगे, ठीक है, ए बी में से ए डी की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपके पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 64/3 माइनस 3 है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये 55/3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो 31 क्वेश्चन है वो है, देखो यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, कोई दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पर एक रेखाखंड है जो दोनों को मिला, जो इसका लमसम द्विभाजक है। लमसम द्विभाजक मतलब ये और ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। यहाँ से अगर इस पॉइंट का ओ मान लो तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ होगा, और ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने पी मान लिया है, पी बिंदु। तो ये वाला पी पॉइंट मान लो, इसको मान लो एक्स वाई, ठीक है। तो पी ए से पी बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ये भी, ठीक है, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये 90 डिग्री का और ये भी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा जो होगी वो इसके बराबर होगी। तो पी ए बराबर पी बी होगा। तो यहाँ से आप दूरी का सूत्र निकाल के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए पी ए जो है वो दूरी का सूत्र निकालेंगे, इसमें एक्स और वाई जो है वो एक निर्देशांक हो जाएंगे और 4 और 5 आपको दिए हुए हैं ए के निर्देशांक। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि कोण एक्स ये है और कोण वाई ये है, ठीक है। अब देखो, और ये बताया हुआ है डी जो है वो मध्य बिंदु है बी डी का। तो बी सी कितना है इसमें, बी सी, बी से सी तक कितना है,
ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। जब आप कॉस एक्स निकालते हो, कॉट एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये कॉट एक्स के लिए ये वाला त्रिभुज लोगे, और ये कॉट एक्स होता क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना। तो यहाँ पर जो इसका आधार हो जाएगा वो AC हो जाएगा, ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा, CD। ऐसी कॉट वाई का जब निकालोगे तो आप बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज कॉट वाई के लिए, जब इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा AC बटे में BC। अब इस BC को हमने बताया कि BC को आप क्या लिख सकते हो, टॉइस ऑफ CD। क्यों, क्योंकि ये इसमें जो D है वो मध्य बिंदु है, D क्या है इसमें, मध्य बिंदु। जब आप इसे निकालोगे मध्य बिंदु को, तो ये हो जाएगा कॉट वाई बटे में कॉट एक्स। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो देखो ये AC बटे में टू CD, ये वाला चीज़, ठीक है, और ये हो जाएगा AC बटे में CD। तो यहाँ से AC AC कैंसिल हो जाएगा, CD CD भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद है 33 क्वेश्चन। 33 में है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1/13 को गुणा किया जाए ताकि उसका दशमलव प्रसार दो दशमलव बिंदु स्थानों के बाद समाप्त हो। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, आपको बस गुणा करना था 1/13 को। 1/13 को जब हमने 13/100 से गुणा करा तो हमारे पास ये आंसर आया। तो इसका मतलब इसके दशमलव के बाद 2 बिंदु हैं, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, 2 दशमलव बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर था वो 13/100 होगा। ये आपको करके देखना है, इसमें ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन 13/100 था। अब है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें एक समकोण त्रिभुज है ABBE, ठीक है, इस तरीके से ABBE, ठीक है, लंबाई दी हुई है 16 और 8, ठीक है। ABE में अंकित किए जाने वाले सबसे बड़े वर्ग FDG, ये FD है, ठीक है, ये वाला वर्ग जो बन रहा है, कि भुजा की लंबाई। अब इस भुजा की लंबाई के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले AFD और DGE, AFD ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को समरूप करोगे। आप कैसे कर सकते हैं, ये E और A जो है वो बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस, आप कोई भी एक संख्या ले लो, 90 माइनस x हो सकता है ये, ठीक है। और दूसरा है, दोनों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, एक F पे बना रहा होगा और एक यहाँ पर G पर, ठीक है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपात में। अगर दोनों भुजाएं समानुपात में है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, देखो AF को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपने इसको x मान रखा है, ठीक है, वर्ग की भुजा को अगर x मान रखा है तो ये कितना हो जाएगा, AF 16 माइनस एक्स। इसी तरीके से अगर ये x है तो यहाँ पर ये जो GE है, ये GE, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पर AF ये वाला और GE ये हो जाएंगे 8 माइनस, और DG और FD ये क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी, x, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर आपको बिंदु P दिया हुआ है जो R और S को मिलाने वाले रेखाखंड को K/1 में विभाजित करता है। P रेखा जो है वो इस पर स्थित है तो K का मान ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि अगर ये R बिंदु है और ये S बिंदु है, ठीक है, अगर ये कोई P है वो इसको K:1 रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है, इस रेखा को। यहीं से एक और रेखा जा रही है, इसी बिंदु से एक और रेखा जा रही है जो कि रेखा ये वाली है, ठीक है। तो आपको K का मान ज्ञात करना है अब ऐसे करके, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले P के निर्देशांक निकालोगे। P के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हो, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर ये P था तो इसे K:1 में माना था, दोनों के निर्देशांक हमें पता था, इसका -1 3 था, इसका 9 8 था। तो यहाँ से हम P के निर्देशांक निकाल सकते हैं K के टर्म्स में, ठीक है, वो आपको निकालने आते होंगे। विभाजन सूत्र जो है वो आपको उसमें इसमें विभाजन सूत्र लगाना है, ठीक है, विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है, KX2 +
x1 अपॉन में k+1, ठीक है। ऐसे ही y वाले के लिए क्या हो जाएगा, ky2 प्लस y1 अपॉन में k+1, ठीक है। ये दूसरे वाले निर्देशांक। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों निर्देशांक आ जाएंगे, ये निर्देशांक आ जाएंगे p के। अब हमें पता है ये जो p वाला निर्देशांक है वो इस रेखा से भी जा रहा है, ठीक है। वो जो ये वाला p निर्देशांक था, ये p पॉइंट था, ये जो मैंने बताई थी, ये जो रेखा दी हुई है आपको, उससे भी जा रहा है, ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये इससे भी जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू, ये जो है ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये x, और ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस ये y की वैल्यू प्लस 2, ये इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया गया आपको एक आकृति दी गई है इस तरीके की, उसमें वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग है, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ई एफ जी एच, तो है ये सारे क्या हैं, मध्य बिंदु। और आपको छायांकित, ये जो छायांकित क्षेत्रफल है ये निकालना है। तो देखो अगर आप देखोगे ये छायांकित क्षेत्रफल के लिए क्या है, ये जो वर्ग है इसमें ये क्या बना हुआ है, अर्धवृत्त, ठीक है। ये अर्धवृत्त है जिसकी ये जो व्यास है वो कितनी हो जाएगी, जितना ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये बराबर ही होगा। तो 14 से ये 7 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त का एरिया निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें कि त्रिज्या हमें पता चल गई है 7 है। और इसी तरीके से जब नीचे वाला पोर्शन देखोगे आप, ठीक है, ये वाला नीचे वाला, इसमें ये क्या है, ये क्या है, चतुरांश, ठीक है। तो हमें दो चतुरांश के क्षेत्रफल निकालना है, और हमें जो दो चतुरांश है उनके क्षेत्रफल निकाल कर जो ये पूरा वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्ध, जो हमारा वर्ग है उसका आधे का क्षेत्रफल निकालकर उसको हमें जो दो चतुरांश है ये दोनों, इन दोनों से घटा कर देंगे, तो ये जो छायांकित क्षेत्रफल है ये आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये मैंने लिखा हुआ है। छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो ऊपर बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और आधे वर्ग का क्षेत्रफल, जो ये नीचे आधा वर्ग था इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से जो दो चतुरांश बन रहे थे ये और ये, इसका क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे आधे वर्ग में से, तो हमारे पास छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर r²/2, आधे वृत्त का हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का, और उसको 2 से भाग कर देंगे। फिर दो चतुरांश का, ये चतुरांश लिखना है बेटा, ये गलती से चतुर्भुज लिख दिया, चतुरांश होगा ये, ठीक है। तो ये चतुरांश होगा, चतुरांश का क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई r² और 2 क्यों लिखा है, क्योंकि दो चतुरांश है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे, इन सब की वैल्यूज पुट करोगे, तो जब आप देखोगे कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये ओलंपिक रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ओलंपिक रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन ओलंपिक रिंग्स में से ये जो ये डॉटेड पोर्शन है ना, ये वाला, ये वाले जो डॉटेड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो और दिया हुआ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो हर एक रिंग का जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक रिंग की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक त्रिज्याखंड, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्याखंड हो जाएगा, और ये यहाँ ये सारी भुजाएं जो है वो केंद्र मानते हो आप, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। आपको जो ये कॉर्ड है ये भी कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में ही। तो अब अगर ये तीनों ही 1 सेंटीमीटर हैं, तीनों, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो जो इसका
थीटा होता है वो कितना होता है 60 डिग्री, थीटा कितना होता है 60 डिग्री, और आर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या खंड है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब उसमें से हमें क्योंकि सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकालना है, कितने का, ये वाले का और ये वाले का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल को घटाएंगे। देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल को हम यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम ये जो फॉर्मूला है ये रखेंगे, ठीक है। और 8 खंड है, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 इसी तरीके से ऐसे अगर लाइन डालकर 5 6 7 8, तो 8 खंड है, तो इसलिए 8 खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, ठीक है। यहाँ पर आप थीटा देखोगे, थीटा आ रहा है 60, 360 पाई, आर की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू भी 1 है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये 38 क्वेश्चन है, ये गलती से 39 हो गया है, ठीक है। ये 38 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि ये समीकरण है, उसके शून्यांक दिए हुए हैं 2 और 1/2, ठीक है। अब आप शून्यांक अगर आपको पता है ये शून्यांक है, तो आप इनमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक बार हमने 2 लिया शून्यांक, तो x की जगह पर क्या कर दिया p, और ये x की जगह पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम पहला शून्यांक ले रहे हैं 2, फिर 5 x की जगह पर 2 प्लस r, तो यहाँ से आपके पास एक समीकरण आ गया 4p प्लस r इक्वल टू -10। ऐसे ही जब हम दूसरा शून्यांक लेंगे 1/2, तो हम इस पर पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमारे पास दूसरा समीकरण आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है, और r की भी वैल्यू कितनी आ रही है -2, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 में देखो ये दिया हुआ है 3 रेज टू पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, 243 रेज टू पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो अब क्या करोगे, पहले 243 का 3 के इन टर्म्स ऑफ 3 आप देखो कितने आ रहे हैं 3 रेज टू पावर 5, तो हम 243 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5, ठीक है। ये 3 रेज टू पावर 5 लिख दिया। अब देखो कि दोनों बेस सेम है, आधार एक जैसे हैं, तो इनके पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो ये पावर हो गई x प्लस वाई बराबर में 5। ऐसे जब हम इसको करेंगे तो ये 243 था जिसको 3 रेज टू पावर 5 लिखना है हमें, और x प्लस वाई ये वाला, ठीक है, बराबर में 3 रेज टू पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इसका मतलब जो ये पूरी पावर है, पूरी जो घात है वो 1 के बराबर होगी, तो ये आ गई दूसरी घात, ये आ गई दूसरा समीकरण, ठीक है। 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। अब आप इन दोनों समीकरण को देखेंगे, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, तो आप देखोगे a1/a2 देखो पहले, इसका a1 है 5, इसका a2 है 1, या 1/5 कुछ भी ले लो, इसका हो जाएगा 1/5, और जब दूसरे वाले को लोगे तो वो आ रहा होगा 1/-5, तो इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, और अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं तो कौन सा हल होता है, एक हल, ठीक है। वो कैसा हल होता है, जो एक हल होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसका आंसर वो होगा एक, एक आंसर है इसका, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 जो कि हुआ नहीं था, बीच में रह गया था। ये देखो ये है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंकित भुजा वर्ग की भुजा निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो ये एक वृत्त है उसमें ये वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है परिधि जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो ये परिधि है,
ये पूरी, तो 2 पाई r 100 हो गया, तो r यहाँ से निकल गया 50/पाई। अब देखो ये जो 50/पाई है वो इसकी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ठीक है। पर जो है 50/पाई वो क्या होगा, वो ये भी होगा, वो होगा वर्ग के विकर्ण भी होगा, ठीक है। तो db, यहाँ से db कितना हो जाएगा, वो होगा 2r। तो 2r की वैल्यू पता चल गई यहाँ से। अब देखो ये पूरा पता चल गया जब db, तो ये क्या है a², ये भी a है, तो हम यहाँ पर ये क्योंकि वर्ग है तो ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला त्रिभुज बनेगा समत्रिभुज, ये a है, ये भी आधार भी है, लंब भी है, और ये कर्ण है जो कि 50/पाई था, मतलब 100/पाई, 50/पाई। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये db का स्क्वायर, a², ये पाइथागोरस लगाइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए। तो db कितना है हमारा 100/पाई, 100/पाई का स्क्वायर, और ये a² हो जाएगा 2a²। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 100² और 2, जब एक का अंडर रूट हटाओगे इसका अंडर रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा √2 100/पाई, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करना है, अपने परिमेयकरण करना है, तो ये आ जाएगा 100/2, और ये अंडर रूट जब यहाँ से इसको काटोगे तो आ जाएगा 50 √2/पाई। तो ये सी ऑप्शन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों पार्ट खत्म होते हैं 40 क्वेश्चन से, ये जो आपको करने हैं, ओके। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।